मेरे भाई ठीक कहते हैं कि आप नाम के वकील हैं। रूपा चिढ़कर बोली। खोज लेती कोई अमीर पति। 4 बेटियों को पैदा करते हुए तुम्हारे बाप ने ये नहीं सोचा कि मेरे जैसे वकील से ही शादी होगी। रूपा के पति रमन ने उसी लहजे में जवाब दिया। सोचा होता तो 4 बेटियां पैदा ही क्यों करते। तो चुप रहो। मेरी ओर देखने से पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारे भाई को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक नंबर का लंपट है। सारी जिंदगी नौकरी छोड़कर भागता रहा। एकमात्र बेटी की शादी ढंग से न कर सका। चला है हम पर उंगली उठाने। मैं तो कम से कम अपनी जाति बिरादरी में बेटी की शादी कर रहा हूँ। उससे तो वह भी नहीं करते मना। जब से दोनों की इकलौती बेटी प्रिया की शादी रूपा के भाई रमेश ने तय कराई, तब से आए दिन दोनों में तू मैं होती। इसकी वजह दहेज में दी जाने वाली रकम थी। रमन सारी जिंदगी वकालत करके उम्र के 65वें बरस में सिर्फ 10-12 लाख रुपए ही जुटा पाए। इसमें से 10 लाख रुपए खर्च हो गए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। यही सोच सोचकर दोनों दुबले हुए जा रहे थे। रमन को यह आशंका सता रही थी कि अब वे कितने दिन वकालत कर पाएंगे। 2-4 साल तक और खींच तान कर कचहरी जा सकेंगे। उसके बाद पुत्र कोई नहीं है जो बुढ़ापे में दोनों का सहारा बने। रही सही इकलौती संतान बेटी थी जो एक प्राइवेट संस्थान में नौकरी करती थी। कल वह भी विदा होकर चली जाएगी, तब क्या होगा। उनकी देखभाल कौन करेगा। घर खर्च कैसे चलेगा। दहेज में दिया जाने वाला एक एक पैसा रमन पर भारी पड़ रहा था। जब जब बैंक से रुपया निकालने जाते, तब तब उन्हें लगता अपने खून का एक अंश बेचकर आ रहे हैं। मन झल्लाता तो कहते प्रिया भी प्रेम विवाह कर लेती तो ठीक होता। कम से कम दहेज से तो बच जाते। जाति बिरादरी का यह हाल है कि कमाऊ लड़की भी चाहिए, दहेज भी। इनको इतनी भी तमीज नहीं कि जब लड़की कमा रही है तो दहेज कहाँ से बीच में आ गया। रमन की रातों की नींद गायब थी। वे अचानक उठकर टहलने लगते। जितना सोचते दिल उतना ही बैठते लगता। भविष्य में क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया तो। अभी तक तो वकालत कर ली। घर से रोजाना 10 किलोमीटर कचहरी जाना क्या आसान है। 65 का हो चला हूँ। प्रिया 28 में चल रही है। जहाँ भी शादी की बात चलाते 10 लाख से नीचे कोई बात ही नहीं करता। 22 साल की उम्र में प्रिया ने सरकारी पॉलिटेक्निकल संस्थान से डिप्लोमा किया था। नौकरी लगी तो सबने सोचा कि चलो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है तो लड़के वाले दहेज नहीं मांगेंगे। इसके बावजूद दहेज लोभियों का लोभ कम नहीं हुआ। रमन झुंझलाते। कोई पुत्र होता तो वे भी दहेज लेकर हिसाब पूरा कर लेते। रूपा रोजाना कुछ ना कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती। अभी से थोड़ी थोड़ी चीजें जुटाएगी तभी तो शादी कर पाएगी। आसपास कोई इतना करीब भी नहीं था जिसे साथ लेकर बाजार निकल जाए। ले देकर भाभी थी जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर रहती थी। अंगूठी एक से एक थी मगर सब महंगी। बड़ी मुश्किल से एक अंगूठी पसंद आई। रमन को लगा रूपा ने कुछ ज्यादा महंगी अंगूठी खरीद ली। इसी बात पर वह उलझ गए। क्या जरूरत थी इतनी महंगी अंगूठी खरीदने की। सोने का भाव कहाँ जा रहा है आपको कुछ पता है। सबसे सस्ती ली है। सब ढकोसला है। क्या हमारे समय में इतना भव्य एंगेजमेंट होता था। अधिक से अधिक 2-4 लोग लड़की की तरफ से, 4 लोग लड़के वालों की तरफ से 5 किलो लड्डू दिए, कुछ मेवे और फल फूल, हो गई रस्म। मगर नहीं, आज 100 लोगों को खिलाओ पिलाओ, उसके बाद नेक भी दो, वह भी लड़की वालों के बलबूते पर। रमन की त्योरियां चढ़ गई। करना ही होगा वरना 4 लोग थूकेंगे। अपनी बेटी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह भी 10 जगह गई है। उसके भी कुछ अरमान होंगे। उसका सादा सादा एंगेजमेंट होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। क्या वह हमारे हालात से वाकिफ नहीं है। बच्चों को इससे क्या मतलब। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। उन्हें चाहे जैसे भी हो पूरी करनी ही पड़ेगी। रूपा ने 2 टूक कहा। वह आगे बोली, हमने प्रिया को दिया ही क्या है। अब तक वह बेचारी अभाव में ही पली बढ़ी। लोग ये बच्चे महंगे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े जबकि हमने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया। न ढंग से कपड़ा दिया ना ही खाना। सिर्फ बचाते ही रहे ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सके। वो भावुक हो गई। रमन का भी जी भर आया। एकाएक उनके सोचने की दिशा बदल गई। प्रिया ही उनके घर रौनक थी। जब वह विदा होकर चली जाएगी तब वे दोनों अकेले घर में क्या करेंगे।
कैसे समय कटेगा, सोचकर उनकी आंखें पनीली हो गई। रूपा की नजरों से उनके जज्बात छिप ना सके। वह बोली, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं? अपने मन में उमड़ते भाव के ज्वार को छिपाते हुए वो बोले, मैं समझा नहीं। बनते क्यों हो? आपकी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम्हें तो मैं हमेशा नापसंद रहा। गलत क्या है? आपसे शादी करके मुझे कौन सा सुख मिला? आधा अधूरा आपके पिता का बनवाया यह मकान, उस पर आपके पेशे की थोड़ी सी कमाई। भूखों तो नहीं मरने दिया। मन का भोजन ना मिले तो समझो भूखे ही रहे। राशन की दुकान सभी ने छोड़ दी, जाए पूरा दिन खराब करने। एक मैं ही थी जो आज तक 10 किलो गेहूं खरीदने के लिए दिन भर राशन की दुकान की लाइन में लगती रही। शर्म आती है मुझे एक वकील की बीवी कहते हुए। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। बेटी की शादी कर लेने दो, उसके बाद क्या कुबेर का खजाना मिलेगा? मौत तो मिलेगी, कम से कम तुम्हारे उल्हाने से मुक्ति तो मिलेगी। रमन का स्वर तल्ख था। तभी किसी के आने की आहट हुई। रूपा का भाई रमेश था। दोनों ने चुप्पी साध ली। रूपा को एक तरफ ले जाकर उसने कुछ रुपए दिए। ये 10,000 रुपए हैं, रख लो। आगे भी जो बन पड़ेगा देता रहूंगा। इस बार गांव में गेहूं की फसल अच्छी हुई है, आटे की चिंता मत करना। रूपा की आंखें भर आई। जैसे ही वह गया, रूपा फिर रमन से उलझ पड़ी। एक आपके परिवार के लोग हैं, मदद तो दूर झांकने भी नहीं आते। झांकने लायक तुमने किसी को छोड़ा है? तुम ही लायक बन जाते उनके लिए। लायक होता तो तुम्हारी लताड़ सुनता। आजकल सब रुपयों के भूखे हैं। न मेरे पास रुपए थे, न ही परिवार वालों ने हमें तवज्जो दी। अब समझ में आया। समझ तो मैं पहले ही गया था। तभी तो अपने बेटे की बीमारी में बड़ी बहन रुपए मांगती रही, मगर मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। जबकि खेत बेचने के बाद उस समय मेरे पास रकम थी। अच्छा किया, दे देते तो आज भीख मांगते नजर आते। एंगेजमेंट में रूपा ने सिर्फ अपने भाई बहनों को न बुलाकर यही संदेश दिया कि उसकी कुवत नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाने पिलाने की है। इसमें दो राय नहीं, ऐसा ही था। मगर थोड़े से रुपए बचाकर बिलाव वजह रिश्तेदारों को नाराज करना कहाँ की समझदारी थी। रूपा के पास अपनी सास के चढ़ाए कुछ गहने थे जो उसने सहेज कर रखे थे। शादी ब्याह में भी पहन कर नहीं जाती थी कि कहीं गिर गए तो। रमन की इतनी कमाई नहीं थी कि वे उसे एक तगड़ी भी खरीद कर दे सके। ताउम्र उसकी साध ही रह गई कि पति की कमाई से एक तगड़ी और चूड़ी अपनी पसंद की खरीदे। यह कसक आज भी ज्यों की त्यों थी। रूपा संदूक खोलकर उन गहनों को देख रही थी। रमन भी पास थे। काफी वजनी गहने हैं मेरी माँ के। रमन की आंखें चमक उठी। माँ के ही ना? रूपा के चेहरे पर व्यंग की रेखा तिर गई। तुम्हें तो बहाना चाहिए मुझे ताने मारने का। क्यों ना मारूं ताना? एक बाली तक खरीद कर ला ना सके। जो है वही बेटी के काम आ रहे हैं। मुझे पहनने का मौका कब मिला? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। रमन ने हंसी की। अब कौन सा सच समझ कर बारात की शोभा बढ़ानी है तुम्हें? जब थी तब भी कौन सा गहनों से लाद दिया था? स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका पति होता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। खाली बातों से हम औरतों का दिल नहीं भरता। मैं मर्दों के चोचले अच्छी तरह से जानती हूँ। हजारों सालों से यही जुमले कहकर आप लोगों ने हम औरतों को बहलाया है। तुम्हें कौन बहला सकता है? बहकी हूँ तभी तो 30 साल तुम्हारे साथ गुजार दिए। नहीं तो क्या किसी के साथ भाग जाती? भाग ही जाती अगर कोई मालदार मिलता। रूपा ने भी हंसी की। भागना क्या आसान है? मुझ जैसा वफादार पति चिराग लेकर भी ढूंढती तो भी नहीं मिलता। वफादारी की चाशनी से पेट नहीं भरता। आंटी में रुपया भी चाहिए। वह तो आपसे ताउम्र नहीं हुआ। थोड़े से गहने बचे हैं, उन्हें बेटी को देकर खाली हो जाऊंगी। रुपया जज्बाती हो गई। औरतों की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है। बुरे वक्त में उन्हें इसी का सहारा होता है। कल कुछ बुरा हो गया तो दवा दारू के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रूपा के साथ रमन भी गहरी चिंता में डूब गए। जब उभरे तो सांस लेकर बोले, यह मकान बेच देंगे। बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? किराए पर रह लेंगे। कितने दिन? वह भी पूंजी खत्म हो जाएगी, तब क्या भीख मांगेंगे? तब की तब देखी जाएगी। अभी प्रिया की शादी निपटाओ।
रमन यथार्थ की तरफ लौटा। गहने लगभग 3 लाख रुपए के थे। एक आध रुपया अपने पास रखना चाहती थी। एकदम से खाली गले व कान से रहेगी तो समाज क्या कहेगा? खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर रूपा ने तगड़ी और कान के टॉप्स अपने पास रख लिए। वैसे भी 2 लाख रुपए के गहने ही देने का तय था। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे चिंता के कारण रूपा का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक आध बार वह चक्कर खाकर गिर भी चुकी थी। रमन ने जबरदस्ती लाकर दवा दी। खाने से आराम मिला, मगर बीमारी तो बीमारी थी। अगर जरा सी लापरवाही करेगी तो कुछ भी हो सकता है। रमन को शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। तमाम परेशानियों के बाद भी वे आराम महसूस नहीं कर पाते। वकालत का पेशा ऐसा था कि कोई मुवक्किल बाजार का बना समोसा या मिठाई लाकर देता तो ना नहीं कर पाते। रूपा का हाल था कि वह अपने को देखे कि रमन को। आखिर शादी का दिन आ ही गया, जिसको लेकर दोनों परेशान थे। प्रिया सजने के लिए ब्यूटी पार्लर गई। रमन की त्योरियां चढ़ गई। अब यह खर्चा कहाँ से दे? 5,000 रुपये कम होते हैं? एक एक पैसा बचा रहा हूँ, जबकि माँ बेटी बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। बेटी पैदा की है तो सहन करना भी सीखिए। इसका पेमेंट प्रिया खुद करेगी। अब खुश? ये सुनकर रमन ने राहत की सांस ली और चैन से बैठ गया। फुटकर 100 तरह के खर्च थे। शादी के चंद दिनों पहले वर के पिता बोले कि सिर्फ डीजे लाएंगे। अगर बैंड पार्टी करनी हो तो अपने खर्च पर करे। रमन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रूपा ने मुंह बना लिया। कैसा लगेगा बिना बैंड पार्टी के? जैसा भी लगे, हमें क्या, हमें शादी से मतलब है। प्रिया 7 फेरे ले ले तो मैं गंगा नहाऊं। रमन के कथन पर रूपा चिढ़ गई। चाहे तो अभी नहा लीजिए। लोक लाज भी कुछ चीज है। शादी शादी बारात आएगी तो कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाला। थोड़ा रुक कर, जब उन्हें कोई एतराज नहीं तो हम क्यों बिना वजह टांग अड़ाए? मुझे एतराज है, रूपा बोली। तो लगाओ अपनी जेब से रुपए। रमन खींचे। मेरे पास रुपए होते तो मैं क्या आपका मुंह जोती? रूपा रुआसी हो गई। तभी रमेश आया। दोनों का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। दीदी, तुम बिना वजह परेशान होती हो। बाजे का मैं इंतजाम कर देता हूँ। रूपा ने जहाँ आंसू पोंछे वहीं रमन के रुख पर वह लज्जित हुई। रमन को अब भी आशंका थी कि लड़के वाले ऐन मौके पर कुछ और डिमांड ना कर बैठे। सच धज कर प्रिया बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रमन और रूपा की आंखें भर आई। भला किस पिता को अपनी बेटी से लगाव नहीं रहेगा? रमन को आज इस बात की कसक थी कि काश उसकी अच्छी कमाई होती तो निश्चय ही प्रिया की बेहतर परवरिश करता। रात भर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। भोर होते ही प्रिया की विदाई होने लगी तो सभी की आंखें नम थी। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। सिसकियों के बीच बोली, मम्मी पापा, मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता मत करो बेटी, रूपा नाक पोंछते हुए बोली। अपनी बड़ी मौसी की तरफ मुखातिब होकर प्रिया भर्राए कंठ से बोली, मौसी, इनका ख्याल रखना, इनका मेरे सिवाय है ही कौन? ऐसा नहीं कहते, हम लोग भरसक इनकी देखभाल करेंगे। मौसी प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी को अक्सर गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप ख्याल करके दवा का इंतजाम कर दीजिएगा, ताकि रात बिरात माँ की हालत बिगड़े तो संभाला जा सके। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अक्सर आती जाती रहूंगी। रूपा इस कदर रोई कि उसकी हालत बिगड़ गई। 1 हफ्ता बिस्तर पर थी। रमन का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। हालांकि प्रिया 2 साल से बाहर नौकरी कर रही थी, लेकिन तब तक एहसास था कि वह रमन के परिवार का हिस्सा थी। अब तो हमेशा के लिए दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्हीं के तय तरीकों से जीना होगा उसे। रूपा की तबीयत संभली तो प्रिया को फोन किया। हेलो बेटी, कैसी हो? मम्मी, प्रिया का गला भराया। ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रखने का क्या औचित्य? बेटा बहू होते तो जीने का बहाना होता। रूपा का कंठ भीग गया। मम्मी, प्रिया ने डांटा। आइंदा इस तरह की बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसने बातचीत का विषय बदला। जयपुर जा रही हूँ। प्रिया के स्वर से खुशी स्पष्ट थी। यह तुम लोगों ने अच्छा सोचा। यही उम्र है घूमने फिरने की। बाद में कहाँ मौका मिलता है, घर गृहस्थी में रम जाओगी। प्रिया ने फोन रख दिया। रमन ने सुना तो खुश हो गए।
यहाँ भी रूपा ताना मारने से बाज ना आई। एक हमारी शादी हुई, बहुत हुआ तो आपने रिक्शे पर बिठाकर किसी हाट बाजार के दर्शन करा दिए। हो गया हनीमून। बुढ़ापे में तुम्हें हनीमून सूझ रहा है? मैं जवानी की बात कर रही हूँ। शादी के पहले दिन आप रुपए का रोना लेकर बैठ गए। आज 30 साल बाद भी रोना गया नहीं। कम से कम प्रिया का पति इतना तो समझदार है कि अपनी बीवी को जयपुर घुमाने ले जा रहा है। सारी दुनिया बनारस घूमने आती है और तुम्हें जयपुर की पड़ी है। रमन ने अपनी खींच मिटाई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। नई नई शादी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें क्या बुढ़ापे में पूरी करेंगे? अब ऊपर जाकर पूरी करना, कहकर रमन अपने काम में लग गए। 3 साल गुजर गए। इस बीच प्रिया एक बेटे की माँ बन गई। ससुराल वाले ननिहाल का मुख देखने लगे। रूपा ने अपने हाथों की एक जोड़ी चूड़ी बेचकर अपने नाती के लिए सोने की पतली सी चैन, कपड़े और फल और मिठाइयों का प्रबंध किया। रमन की हालत ऐसी नहीं थी कि वे इस सामान को ले जा सके। वजह, उन्हें माइनर हार्ट का दौरा पड़ा था। चूंकि घर में और कोई नहीं था, सो वे ही किसी तरह इलाहाबाद गए। लौटकर आए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरे दिन कचहरी नहीं जाना चाहते थे, मगर गए। ना जाने का मतलब अपना नुकसान। एक दिन रूपा से कहने लगे, मेरा मन कचहरी जाने का नहीं करता। लोग कहते हैं कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वह क्या हाड़ मांस का नहीं बना होता? शरीर उसका भी कमजोर होता है। ये क्यों नहीं कहते कि वकील रोज कचहरी नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? रूपा को रमन व खुद पर तरस आ गया। सरकारी नौकरी में लोग बड़े आराम से अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद आजन्म पेंशन का लुत्फ उठाकर जिंदगी का सुख भोगते हैं। यहाँ तो ना जवानी का सुख लिया, ना ही बुढ़ापे का। मरते दम तक कोल्हू के बैल की तरह जुतो काले कोट की लाज ढांपने में ही जीवन का अभाव में गुजर जाता है। एक रात रमन के सीने में दर्द उभरा। रूपा घबरा गई। पास पड़ोस के लोगों को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। भाई को फोन लगाया और भागा भागा आया। उन्हें पास की निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी। रमन की हालत सुधर गई। अगले दिन डॉक्टर ने रूपा से कहा कि वे इन्हें तत्काल दिल्ली ले जाएं। रूपा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। डॉक्टर बोले, इनके इनके तीनों वॉल्व जाम हो चुके हैं। अति शीघ्र बाईपास सर्जरी न की गई तो जान जा सकती है। रूपा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाईपास सर्जरी का मतलब 3-4 लाख रुपए का खर्चा। एकाएक इतना रुपया आएगा कहाँ से? ले देकर 1-1.5 लाख रुपया होगा। इतने गहने भी नहीं बचे थे कि उन्हें बेचकर रमन की जान बचाई जा सके। मकान बेचने का ख्याल आया तो तत्काल संभव नहीं था। ऐसे समय रूपा अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अगर रमन को कुछ हो गया तब? वो भय से सिहर गई। अकेली जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? क्या बेटी के पास जाकर रहेगी? लोग क्या कहेंगे? रूपा जितना सोचती दिल उतना ही बैठता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई रमेश की नजर पड़ी तो वह उसके करीब आया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की मदद मैं कर दूंगा। रूपा को थोड़ी राहत मिली। तभी प्रिया का फोन आया। मम्मी, रुपयों की चिंता मत करना, मैं तुरंत बनारस पहुंच रही हूँ। रूपा की जान में जान आई। अपने आंसू पोंछे वो सोचने लगी कि अभी किसी तरह रमन की जान बचनी चाहिए। बाद में जब वे ठीक हो जाएंगे तब मकान बेचकर सबका कर्ज चुका देंगी। रमन को प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मगर इलाज से पूर्व ही रमन की सांसें थम गई। रूपा दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बार बार यही रट लगाए हुए थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। प्रिया ने किसी तरह उन्हें संभाला। 13वीं खत्म होने के 1 महीने तक प्रिया रूपा के पास ही रही। रमेश उसे अपने पास ले जाना चाहता था, जबकि प्रिया चाहती थी कि माँ उसके पास शेष जीवन गुजारे। सबसे बड़ी समस्या थी कि जीविकोपार्जन की। रमन के जाने के बाद आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। कचहरी से 50,000 रुपए मिले थे। 50,000 के आसपास बीमा के। कुछ वकीलों ने सहयोग किया। रूपा ने काफी सोच विचार कर दोनों से कहा, मैं यहीं रह जाऊंगी। मैं यहीं रहकर छोटी मोटी दुकान कर लूंगी। अकेली जान दाल रोटी चल जाएगी। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? प्रिया नाराज हो गई।
तुम्हारे बेटा नहीं है तो क्या बेटी तो है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यहाँ रात बिरात आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा। मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी तुम थी जिसे मैंने निभा लिया। जब तक अकेले रह पाना संभव होगा रहूंगी, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। रूपा के इनकार से दोनों की निराशा हुई। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी रोजाना खबर लेता रहूंगा। तुम भी निसंकोच फोन करती रहना। मोबाइल के रिचार्ज की चिंता मत करना, मैं समय समय पर पैसे डलवाता रहूंगा। रमेश बोला। सब चले गए। घर अकेला हो गया। तीनों कमरों में रूपा टहलती रही। एक रोज अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक खत मिला। खत को गौर से देखा तो लिखावट रमन की थी। वह पढ़ने लगी। प्रिय रूपा, अब मुझसे काम नहीं होता। बूढ़ा हो गया हूँ। रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर कचहरी जाना संभव नहीं। सोचता हूँ कि घर बैठ जाऊं, पर घर खर्च कैसे चलेगा। इस सवाल से मेरी रूह कांप जाती। ब्लड प्रेशर और शुगर ने जीना मुहाल कर दिया है, सो अलग। कभी कभी सोचता हूँ कि खुदकुशी कर लूं। फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर ले। हो सकता है कि यह सब तुम्हें बचकाना लगे। जरा सोचो, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा। एक बेटा भी तो नहीं है। क्या बेटी दामाद से सेवा करवाना उचित होगा। बेटी का तो चल जाएगा, मगर दामाद जी, वे भला हमें क्यों रखना चाहेंगे। मैं तुम्हें कोई राय नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी जिंदगी पर अधिकार है। हाँ, अगर मेरी करीब मौत आएगी तो मैं बचाव का प्रयास नहीं करूंगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मकान बेचकर तुम इतनी रकम पा सकती हो कि शेष जिंदगी तुम बेटी दामाद के यहाँ आसानी से काट सको। तुम्हारा रमन। खत पढ़कर रूपा की आंखें भीग गई। तो क्या उन्होंने अपनी मौत का भान था। तो क्या उन्हें अपनी मौत का भान था। ये सवाल रूपा के मस्तिष्क में कौंधा। रूपा ने अलमारी ठीक से खंगाली। उसमें उसे एक जांच रिपोर्ट मिली। निश्चय ही रिपोर्ट में उनके हार्ट के संबंध में जानकारी होगी। रिपोर्ट 6 माह पुरानी थी। इसका मतलब रमन को अपनी बीमारी की गंभीरता का पहले से ही पता था। उन्होंने जानबूझकर इलाज नहीं करवाया। इलाज का मतलब लंबा खर्च। कहाँ से रुपया आएगा। कहाँ से इतना रुपया आएगा। यही सब सोचकर रमन ने रिपोर्ट को छिपा दिया था। रूपा गहरी वेदना में डूब गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।